क्लियर हो गया? आकार है, बहुत आसान है। इधर से पढ़िए तो एक शुरू कीजिएगा, इधर से पढ़िए तो एक। ये भी सचिव जी का, प्रधान भी सचिव जी का मैथमेटिक्स के विद्वान है ये नहीं का सुझाव पर आप लोगों ने इधर आकार दिया, आकार दिया, ये बताना चाहता हूं। दूसरा इसकी विशेषता है कि स्थापना व्यय में 43 करोड़ 43,842 करोड़ रुपए राज्य स्कीम राजस्व सहित 40,353 करोड़, केंद्रीय सेक्टर स्कीम में 3,612.84 करोड़ रुपये तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम 13,292.90 करोड़ रुपए, यानी कुल तो बता ही चुके हैं, आय व्यय विबंधी तैयार की गई। तीसरा मुख्य विशेषता इसकी है कि बजट में प्रधानमंत्री सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 सेक्टर में बांटे हम लोग। सामान्य प्रक्षेत्र 31,896.64 करोड़, सामाजिक सोशल सेक्टर सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313.22 करोड़ रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 31,891.14 करोड़ का रुपए को मंजूर किए गए। 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व, अब आय कहां से आता है हमको, 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से आता है हम लोग सरकार को। तो नॉन टैक्स से आया आपको 13,762.84, केंद्रीय सहायता से 17,405.70 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, इनकम टैक्स वगैरह का जो केंद्र सरकार वसूलती है और हमको देती है हिस्सा के रूप में 27,600.58 करोड़, लोक ऋण जो हम लोग कर्ज देते हैं, ऋण को करीब 18,000 करोड़ रुपए तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75.84 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2021 में देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% गिरावट आई। मतलब कि केंद्र सरकार में देश में ज्यादा गिरावट आई, झारखंड राज्य में कम है, ये बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% की गिरावट आई। सरकार की दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है। करेंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांस्टेंट तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 6.15% तथा 10.72% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा 11,286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 है। मैंने कहा जो मानक है 4% का जो खिलाफ किया गया है उससे बहुत कम हमारा है, 2.81% है। सामाजिक क्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल
11% की वृद्धि प्रस्तावित है। पिछले बजट से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं 11%। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक बचत पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27% की वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर की वृद्धि होगी। पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5%, खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई। खाद्यान्न जिसमें पीडीएस वगैरह आता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। इस बार आप लोग पढ़े और सुने होंगे, हम पढ़ रहे थे तो दाल भी दे रहे हैं, 1 केजी दाल हर परिवार को देंगे। लगभग 64 लाख परिवार है जिसको हम 1 केजी दाल देंगे। शुरुआत हो सकता है कि वस्तुओं में पैसा हमारे पास रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे हम। राज्य में कैपिटल असेट्स की सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कैपिटल आउटलेट 62% की वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लोग कि पूंजीगत खर्च कितना कर रहे हैं, कुर्सी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और चीजें होती हैं और उस पर रोजगार निर्भर करता है। जितना खर्चा कीजिएगा पूंजीगत खर्च में, व्यय में, उतना ही आपको आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। योजनाओं में कट शॉर्ट करते हुए योजना में 8 योजना के विषय में आपको बताएंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना। काफी लोग विपक्ष के लोग हल्ला करते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के आप क्या देते। तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में और जेएमएम के घोषणा पत्र में था कि एक एडिशनल रूम हम बनाएंगे अपने पैसे से। तो इस बार से दे रहे हैं, स्थिति को सुधर रही है, दे रहे हैं 50,000 दे रहे हैं हम हर वैसे लाभार्थी को जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, वो एक रूम अलग से बना सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक, गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, सबको जानकारी गांव देहात से ज्यादा लोग आते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना लागू, गर्म पोशाक देंगे इस साल अगले वित्तीय वर्ष हम लोग देंगे सब बच्चों को गर्म पोशाक। झारखंड में छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। चौथा है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव। इससे 5 लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ सके। जब पहले भी बताया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के आधार परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपए की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। बता चुके हैं। साहिबगंज की तरफ से संथाल प्रेरणा की तरफ से आने वाले साहिबगंज पाकुड़ गुंडा खा सके और भाइयों को बहनों को खुशखबरी कि राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेट लिस्ट पर एक एयर एम्बुलेंस देंगे। एक साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण होगा। तो संथाल प्रेरणा में जो रहते हैं, दुमका में तो पहले से है, देवघर में पहले से है, लेकिन गुड्डा में नहीं है, साहिबगंज में नहीं है, पाकुड़ में नहीं है। तो उनके लिए साहिबगंज में बीच की जगह में हम लोग हवाई अड्डा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे
से प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव बहुत लंबा होता था। हम लोग अपने घोषणा पत्र में लिखे थे, अब शुरू कर रहे हैं 22-23 वित्तीय वर्ष से शुरू कर रहे हैं। 100 यूनिट तक जो जलाएंगे बिजली वो मुफ्त जलाएंगे। युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव को प्रकट हैं। स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप प्रमोट किया जाए, तो राज्य सरकार इसके लिए इसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप फंड के का निर्माण कर रही है। इस साल 50 करोड़ रहेगा, बढ़ते जाएगा, जरूरत पड़ेगी 50, अगले साल में 50 करोड़ से ज्यादा सकते हैं, बढ़ने पर है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मोटा मोटी यही। अब क्योंकि शुरू में ही कहा कि बहुत अच्छा बजट है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप प्रश्न पूछेंगे। जब अच्छा है तो मिलेगा, माइनस कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह पूरे राज्य के लिए, सबके लिए आप देखिए इसका लाभ उठाइए। 100 से नीचे जलाइए। 3 मिनट जला के छोड़ देते हैं, उसका आदत छोड़ दीजिए। 3 में ताला लगाने के पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि स्विच ऑफ है। हेलो हेलो, मंत्री जी एक सवाल है। मंत्री जी एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। किधर से हैं? यहाँ सामने यहाँ हाथ उठाया हुआ, मैं चंदन मिश्रा जी। ये मंत्री जी आपने जो सामाजिक क्षेत्र में रखा है, स्वास्थ्य को 27% इनहेंस किया है, पेयजल के लिए 20%, लेकिन शिक्षा के लिए सिर्फ 6.5%। तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर में शिक्षा नहीं माना जाए? प्रायोरिटी सेक्टर में शिक्षा है, उसमें पहले से काम हो रहा है। पूरा असेसमेंट करके हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, उसमें कोई दोमत नहीं। लेकिन पहले से बेहतर स्थिति में है। 2 साल तो पढ़ाई हुई नहीं, लेकिन जो बिल्डिंग बनाने के बाद और भी सुविधाएं देने के बाद पहले से है, उसको हम लोग कम दिए वृद्धि की है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जरूरत पड़ी तो जैसे अनुपूरक बजट लाते हैं, और अनुपूरक बजट के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। अगर ओवरऑल हम वृद्धि की है, ओवरऑल 13% टोटल नहीं। मंत्री जी हाँ, ये देखिए चंदन जी, एजुकेशन में बजट का बजट जितना हम 1 लाख बताए हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर, उसका 13.54% है बजट जी, कम नहीं है। ये तो ठीक है। हाँ। तो मैं तुलना सिर्फ इससे कर रहा था कि सामाजिक क्षेत्र में आपने जो बाकी सेक्टर को दिया है, उसकी तुलना में शिक्षा में कम दिखाई पड़ा। हेलो जी, आवास में 1 लाख घरों के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। घटेगा तो फिर बढ़ाए। एयरपोर्ट के लिए क्या प्रावधान किया गया? एयरपोर्ट के जमीन एक्विजिशन का जो है वो काम शुरू होगा, उसके लिए तो नॉमिनल प्रोविजन अलग से हेड बना के नहीं किया गया, और जो हेड होता है उसी में किया गया है। और जैसे जैसे पैसा का जरूरत होगा वैसे सरकार का सर जब से गरीब और किसान,
बड़ी बात, गरीब है, चाहे जहाँ भी रहे, इंसान में रहे, गांव में रहे, गरीब। इसीलिए आप ये ना एक से कम लीजिए, मंत्री जी एक सौ यूनिट जो फ्री देने की बात हो रही है, ये 100 यूनिट फ्री दी जाएगी और इसका जो डिटेल जो स्कीम वर्कआउट करना है वो ऊर्जा डिपार्टमेंट वर्कआउट करेगा, फिर इसको कैबिनेट में लाया जाएगा, तब इसका ये सरकार का इंटेंट है, घोषणा है कि 100 यूनिट जो सब्सिडी पहले से चल रही है वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? वो सब्सिडी चलती रहेगी, वो तो सब्सिडी है, तो बोला है उसका देते हैं कि आपको फायदा होगी, अच्छा, नहीं मिलेगा ही नहीं। मंत्री जी एक सवाल है कि बजट के पहले आप लोगों ने कई संगठनों से बातचीत की होगी और बहुत से लोगों से बातचीत की होगी, कौन सी ऐसी योजना आप लेकर आए हैं जो लोगों ने कही और आपने उसको स्वीकार किया है? सारा चीज इसमें इनफैक्ट आप देखिएगा तो जो भी बजट संगोष्ठी हुआ था, यदि आप उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, आप हम देखे भी होंगे, उसमें 4-5 चीजें आई थी। नंबर 1 आया था कि उसमें स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड या लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम करके नाम से लाया गया है। दूसरा लोगों का ये था कि जो स्टार्टअप्स खोलने के लिए लोगों ने मांगा था कि झारखंड में स्टार्टअप्स खोलने की सुविधाएं नहीं है, सरकार ग्रांट नहीं देती है, तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान स्टार्टअप फंड के लिए रखा गया है। दूसरा था, तीसरा लोगों का डिमांड था कि जो हम लोग नए टेक्नोलॉजी और खास करके सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार काम करे, तो आपने देखा होगा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का इंटेंट दिखाया गया कि वो आएगा अगले साल। सोलर पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है और उसमें 1000 मेगावाट का जो बिजली की जो उत्पादन करने की क्षमता वो डेवलप करने के लिए अगले वर्षों में रखा गया है। ये सारी चीजें उसमें आई हुई थी जो हमारा बजट संगोष्ठी हुआ था उसमें आया था। और उसी में यह भी आया था कि बच्चों जो कोविड के दौरान जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनमें पठन पाठन की क्षमता जो कम हो गई थी उसको विकसित करने के लिए किया जाए, वो भी आप देखे होंगे कि बजट में इंटेंट है कि ऐसे बच्चे जो अब कोविड के बाद नहीं आ पा रहे स्कूल, उनको भी स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। एक सवाल है सर, एक और जो आप संगोष्ठी की बात की, तो प्रमुखता से जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर यान्द्रे, उन्होंने कहा कि दाल जरूर देनी। आप चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, प्रोटीन में क्या देते हैं, कुछ देते हैं, तो कैसे उसका पोषण बढ़ेगा? दाल दीजिए। तो हम लोगों ने इस बार दाल 1 केजी शुरू किया है, 64 लाख परिवार को देंगे 1 केजी, 1 रुपया। कितना 64 लाख महीना महीने में 1 केजी। हाँ, मंत्री जी अगला क्वेश्चन। एक सवाल है, जो कैशलेस जो चिकित्सा की जो व्यवस्था की बात कही गई है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, और दूसरा गुरुजी क्रेडिट कार्ड की जो बात है उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये जो कैशलेस जो व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, ये जो आयुष्मान भारत ऑलरेडी कैशलेस चल रहा है उसी का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है कि ज्यादा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ये सारी सुविधाएं कैशलेस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये है घोषणा। और दूसरा जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसमें अभी पूरा डिटेल इसका वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन मोटा-मोटी यही है कि लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को, बच्चों को जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और ये इसका सीमा कितना होगा, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। ये सीमाएं इसकी, क्योंकि बैंक से जो भी लोन मिलता है तो बैंक से लोन लेने के क्रम में उनको मॉर्गेज देना पड़ता है या गारंटर उपलब्ध कराना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोलैटरल देने के लिए, तो ऐसे बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये है कि बिना कोई मॉर्गेज के, बिना कोई भी, इसमें स्टेट गारंटी देगी तो वो बैंक का लोन जो है वापस करेगा।
और इसी के साथ ये कि 10 से 15 लाख के बीच में और बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोग हर नागरिक को मतलब हर बच्चे को मिले, हर बच्चे को मिले। एकदम। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है कि आउटकम बजट जो सरकार ला रही है उससे सरकार क्या मतलब किस रूप में उसको देख रही है, आउटकम का क्या लाभ मिला है? हमारे राहुल शर्मा जी योजना विभाग के सचिव हैं, वो आपको स्पष्ट करेंगे। ये आउटकम बजट की जो प्रक्रिया है, इसको एक्चुअली जो आउटकम बेस्ड बजटिंग है, ये भारत सरकार में 2005 से चल रही है, पर पिछले वित्तीय वर्ष से झारखंड में भी लागू की गई। इसमें जो सामाजिक सोशल सेक्टर वाले जो डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट जो हैं जो सीधे हमारे गरीब तबके को टच करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये लाया था आउटकम बजट, जिसमें जो हम फाइनेंशियल आउटले जो हम लोग हर साल बनाते हैं, जो बजट के माध्यम से असेंबली से पारित करा के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे फील्ड में वो कैसे कन्वर्ट होता है आउटकम के डिलीवरेबल्स के टर्म में, उसको सीधा टाई अप करके कितने नंबर, जिसमें उदाहरण के लिए बताऊंगा कि मान लीजिए हम कोई अस्पताल चलाने में, एक बिल्डिंग बनाने में कुछ पैसा खर्च करते हैं, वहाँ सर्विसेज पे कुछ पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, आउटसोर्सिंग, कुछ मेडिसिन पे खर्च करते हैं, और उससे एक्चुअली कितना लाभ होता है। तो हमारी ओपीडी सर्विसेज है, आईपीडी सर्विस, जैसे पिछले वर्ष का जो हम लोगों ने बनाया था, उसमें डिलीवरेबल्स हम देखते हैं, जैसे हमारे पर मंथ जो उसमें एडमिशन हो रहे हैं अस्पतालों में, और जो ओपीडी सर्विसेज में प्रति मंथ पूरे राज्य का आंकड़ा देखते हैं अगर, 16% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है जनवरी माह। इसमें ये पता चलता है कि जो हमारे डिलीवरेबल है वो मिल रहे हैं कि नहीं, इसमें मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली हो पाती है। जो विभाग के अधिकारी हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनका काम किस जगह कहाँ अंतर हो रहा है वो दिखता है, और फिर लॉन्ग टर्म में इसको